हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं सेल शेप और सेल साइज के बारे में। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सेल शेप। तो आप इसमें सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सेल शेप। सेल शेप। देखो, तो सेल की जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। इसीलिए हम सेल की शेप को कहते हैं हाईली वेरिएबल। कैसी है? हाईली वेरिएबल। वेरिएबल है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है। ठीक है। दूसरी बात, जो सेल की जो शेप है वो डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन फंक्शन ऑफ सेल। सेल के फंक्शन के ऊपर क्या करती है? डिपेंड करती है। देखो, जो हमारी सेल्स होती है उनका अलग अलग फंक्शन होता है। अभी जो हमारी शेप है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? सेल के फंक्शन के ऊपर। तो सेल का फंक्शन क्या है? अलग अलग है। तो फंक्शन अलग अलग होने की वजह से उनकी शेप भी क्या होती है? अलग अलग होती है। इसीलिए हम सेल की शेप को क्या कहते हैं? हाईली वेरिएबल। ये कैसी है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है। अब जो हमारी एनसीईआरटी है उसने कुछ सेल्स की शेप के बारे में बताया है एग्जाम्पल देकर। ठीक है। तो जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो है हमारी आरबीसी। पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है आरबीसी। अब देखो, आरबीसी की जो शेप होती है वो होती है राउंड, और कुछ आरबीसी की शेप होती है बाई कनकेव। ठीक है। कैसी होगी? बाई कनकेव। तो ये कैसी होती है? राउंड और बाई कनकेव। बाई कनकेव। ठीक है। दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो है डब्ल्यू बी सी। अब देखो, डब्ल्यू बी सी की शेप है वो फिक्स नहीं होती, तो इसलिए हम उसको क्या नाम देते हैं? अमीबॉइड। क्योंकि जो हमारा अमीबा होता है उसकी शेप भी क्या होती है? फिक्स नहीं होती। ठीक है। इसीलिए हम इसको कहते हैं अमीबॉइड शेप। अमीबॉइड शेप। क्योंकि इसकी शेप कैसी है? अमीबा जैसी है। क्योंकि अमीबा की शेप भी फिक्स नहीं है और डब्ल्यू बी सी की शेप भी फिक्स नहीं होती। ठीक है। तीसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो है कोल्यूमनार एपिथेलियल सेल। कोल्यूमनार एपिथेलियल सेल। कोल्यूमनार एपिथेलियल सेल। देखो, कोल्यूमनार मतलब कॉलम जैसी। ये कॉलम जैसी लॉन्ग होती है और थिन होती है। कैसी होंगी? लॉन्ग होंगी और कैसी होंगी? थिन होंगी। ठीक है। कैसी होंगी? लॉन्ग एंड थिन। थिन को आप क्या बोल सकते हैं? नैरो, पतली, नैरो। ठीक है। इसके बाद चौथा जो हमारा एग्जाम्पल है वो है नर्व सेल। कौन सा? नर्व सेल। अब देखो, नर्व सेल हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैली होती है। तो ये कैसी होंगी? लॉन्ग होंगी और इसके अंदर बहुत सारी ब्रांच होती है। और कैसी होंगी? लॉन्ग एंड ब्रांचड। ठीक है। तो हमारी जो नर्व सेल है वो कैसी है? लॉन्ग है और कैसी है? ब्रांचड है। तो ये कुछ इस तरीके से होती है। इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस होती है ऐसी। और इसमें क्या लगी होती है? बहुत सारी ब्रांचेस लगी होती है। तो ये हो गई हमारी नर्व सेल। अब इसके बाद जो पांचवा जो हमारा एग्जाम्पल है वो है ट्रैकिड सेल। कौन है? ट्रैकिड सेल। अब देखो, ट्रैकिड सेल क्या होती है? हमारा जो प्लांट है, प्लांट के जाइलम के अंदर प्रेजेंट होती है ट्रैकिड सेल। ठीक है। अब जो जाइलम है उसका मेन फंक्शन होता है वाटर और मिनरल का कंडक्शन करना। तो जो हमारी ट्रैकिड सेल है ये भी वाटर और मिनरल के कंडक्शन में क्या करती है? हेल्प करती है। ठीक है। तो ये क्या होती है? जो इसके एंड्स होते हैं वो तो होते हैं थिन, पॉइंटेड, और इसका जो मिड पार्ट होता है वो होता है थिक। और इसमें क्या होते हैं? बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो वाटर के कंडक्शन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है। इसके जो एंड्स होते हैं वो कैसे होंगे? पॉइंटेड, पॉइंटेड एंड्स। ठीक है। और ये कैसी होती है? इलोंगेटेड। इसके जो पॉइंट जिसके जो एंड्स हैं वो कैसे होते हैं? पॉइंटेड होते हैं। और बीच में से ये थिक होती है, ऐसे लगती है जैसे ये कैसी हुई हो? इलोंगेट हुई हो। ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इलोंगेटेड। इसके बाद जो हमारा लास्ट जो हमारा एग्जांपल है वो है हमारी मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल। अब देखो, मीजोफिल सेल क्या करती है? ये हमारी प्लांट के लीफ के अंदर प्रेजेंट होती है और मेनली ये हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस के अंदर। इसके अंदर फोटोसिंथेसिस के अंदर। और इसकी शेप होती है कुछ इस तरीके से। इसके अंदर कुछ सेल्स तो होती है राउंड और कुछ सेल्स इसके अंदर होती है ओवल शेप। और इनके साइड में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो इसका जो शेप है वो कैसा है? राउंड
राउंड एंड ओवल, राउंड है और कैसी है, ओवल है। तो ये है हमारी सेल की शेप के बारे में, इतना ही आपको सेल की शेप के बारे में पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे सेल के साइज के बारे में। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, सेल साइज। देखो, जैसे सेल की शेप हाईली वेरिएबल होती है, उसी तरीके से सेल का साइज भी कैसा होता है, हाईली वेरिएबल। ये भी फिक्स नहीं होता, ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हाईली वेरिएबल, क्योंकि ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन फंक्शन ऑफ सेल। ये भी सेल के फंक्शन के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है, फंक्शन ऑफ सेल। ठीक है। अब इसमें कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो सेल बताओ जिसका सबसे स्मॉलेस्ट साइज है, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल बताओ, सबसे लार्जेस्ट सेल बताओ। तो उनके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा देखते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो हमारी सेल है, स्मॉलेस्ट सेल, वो होती है हमारी PPLO। इसकी फुल फॉर्म है क्लोरो निमोनिया, क्लोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। इसका जो साइज होता है वो होता है 0.1 माइक्रोमीटर। अब ये PPLO क्या है, ये माइकोप्लाज्मा का एक टाइप है, टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा। ठीक है। तो जो ये माइकोप्लाज्मा है, ये एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल बताओ, तो आपको आंसर देना है PPLO। बाय चांस अगर ये ऑप्शन में ना हो तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है। अगर PPLO ऑप्शन में ना हो तो फिर आपको क्या क्लिक करना है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं सबसे लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लॉन्गेस्ट सेल। तो जो हमारी सबसे लॉन्गेस्ट सेल है वो होती है हमारी नर्व सेल, क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैली होती है, इसलिए ये हमारी कैसी है, लॉन्गेस्ट सेल है, सबसे लंबी सेल है। और इसका जो साइज होता है वो होता है अप टू 1 मीटर, 1 मीटर तक भी इसकी लेंथ हो सकती है। इसके बाद में हम बात करते हैं लार्जेस्ट सेल के बारे में, इसके बारे में, लार्जेस्ट सेल के बारे में। तो जो हमारी लार्जेस्ट सेल है वो होती है हमारी एग सेल, एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच। जो हमारा शुतुरमुर्ग होता है, ऑस्ट्रिच होता है, उसकी जो एग सेल है वो सबसे क्या होती है, लार्जेस्ट होती है। और इसका डायमीटर होता है 15 से 17 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्मॉलेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल। अब इसके बाद हमारी जो एनसीईआरटी है उसने कुछ अदर सेल्स के साइज के बारे में भी बताया है, उनके बारे में भी हमें थोड़ा देखना है। ठीक है। तो अब हम अदर सेल्स के साइज के बारे में देखेंगे। अदर सेल्स, अदर सेल्स, देखो इसके अंदर जो सबसे पहली है वो है हमारी माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। इसका जो साइज है वो होता है 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं टिपिकल बैक्टीरिया, टिपिकल बैक्टीरिया। टिपिकल बैक्टीरिया का जो साइज है वो होता है 1 से 2 माइक्रोमीटर। ठीक है। इसके बाद में बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, इसका जो साइज होता है वो होता है 3 से 5 माइक्रोमीटर। अब देखो, टिपिकल का क्या मतलब है, अगर हम बैक्टीरिया के साइज का एवरेज साइज निकालें, बैक्टीरिया के साइज का अगर हम एवरेज निकालें तो वो निकल कर आता है 1 से 2 माइक्रोमीटर। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनका साइज 3 से 5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। तो आपसे कभी पूछा जाए कि बैक्टीरिया का एवरेज साइज बताएं तो वो कितना होगा, 1 से 2 माइक्रोमीटर। अगर आपसे कुछ ना दिया हो, तो खाली ऐसे पूछा जाए कि बैक्टीरिया का साइज बताएं तो वो कितना होगा, 3 से 5 माइक्रोमीटर। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारी ह्यूमन आरबीसी के बारे में। ह्यूमन आरबीसी, देखो
ह्यूमन आरबीसी का जो साइज होता है वो होता है 7 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वायरस के बारे में। वायरस का जो साइज होता है वो होता है 0.02 माइक्रोमीटर से 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल का एवरेज साइज वो होता है 10 से 20 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये कुछ सेल्स हैं जिनके साइज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी सेल की जो शेप है वो भी खत्म होती है और सेल की जो साइज है वो भी क्या होती है, यहाँ पर खत्म होती है। अब यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे सेल के टाइप के बारे में। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल। देखो यहाँ पर हम जो सेल्स के टाइप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम न्यूक्लियस के प्रेजेंस और अब्सेंस के बेसिस पर। तो टाइप ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के प्रेजेंस और अब्सेंस के बेसिस पर सेल्स के टाइप। देखो न्यूक्लियस के प्रेजेंस और अब्सेंस के बेसिस पर हमारे पास टू टाइप्स की सेल्स होती है। पहली जो सेल है वो होती है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरी जो है हमारे पास यहाँ पर जो सेल होती है वो होती है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल। देखो अब प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, वो सेल जिनके पास न्यूक्लियस क्या हो, अब्सेंट। न्यूक्लियस अब्सेंट, उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। और वो सेल जिनके पास न्यूक्लियस क्या हो, प्रेजेंट हो, जिनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट है कि मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन बाउंड सेल organelles are absent। ठीक है, और इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल organelles are present। अब देखो ये सेल ऑर्गेनेल्स क्या होती है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग फंक्शंस को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट हैं, जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अलग अलग फंक्शंस को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है। सेम उसी तरीके से हमारी सेल के अंदर भी अलग अलग फंक्शंस को करने के लिए चैम्बर्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, चैम्बर्स। और उन्हीं चैम्बर्स को हम क्या नाम देते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। अब उनके चारों तरफ क्या लगी होती है, बाउंड्री लगी होती है, मेम्ब्रेन लगी होती है, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। तो जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है इसका साइज बहुत छोटा होता है और इसके अंदर ज्यादा फंक्शंस भी नहीं होते, इसीलिए इनको जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इस वजह से यहाँ पर जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। और जो हमारी यूकैरियोटिक सेल है उसका साइज काफी बड़ा होता है और यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल के बारे में। देखो एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ पर, उन सभी ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप के अंदर क्लासिफाई किया गया है। पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमल्स। ठीक है, तो जो पहला ग्रुप है मोनेरा, मोनेरा के अंदर जितने भी मेंबर्स पाए जाते हैं उन सभी के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो इसके अंदर हम एग्जांपल लिखेंगे, ऑल मेंबर्स ऑफ मोनेरा। मोनेरा के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक, क्योंकि उनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और बाकी जो 4 ग्रुप बचे
उन सभी के अंदर कैसी सेल पाई जाती है? यूकैरियोटिक सेल। तो इसमें हम एग्जांपल में लिख देंगे ऑल मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा फंजाई प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, अब देखो जो हमारी ये प्रोकैरियोटिक सेल है इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में। तो ये वाली जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके बारे में अब हम डिटेल से डिस्कस कहाँ करेंगे? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में। और अब हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। इस चैप्टर में हम डिटेल से अब डिस्कस क्या करेंगे? यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे यूकैरियोटिक सेल। अब देखो जो हमारी अब हेडिंग है वो क्या है? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। तो और सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल में हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ यूकैरियोटिक सेल कि जो हमारी यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर कितनी चीजें प्रेजेंट हैं। ठीक है, उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर जो हेडिंग है वो है ओवरव्यू ऑफ यूकैरियोटिक सेल। देखो इसके अंदर कुछ इस तरीके से दो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? बाउंड्री प्रेजेंट होती है और इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो बाहर की जो लेयर है इसको कहते हैं हम सेल वॉल। और इसके अंदर की तरफ जो लेयर प्रेजेंट है इसको हम नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन। और ये दोनों ही क्या करती है? बाउंड्री की तरह काम करती है। बाउंड्री, इनको हम दोनों को मिलाकर कहते हैं बाउंड्री। ठीक है, तो पहली बात तो हो गई बाउंड्री। ठीक है, दूसरी जो सेल के सेंटर में प्रेजेंट है ये क्या है? न्यूक्लियस। अब जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियस है इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड लाइक मटेरियल भरा होता है जिसको हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। इसको हम क्या नाम देते हैं? साइटोप्लाज्म। तो पहली जो हमारी होगी इसके अंदर वो होगी बाउंड्री, दूसरे साइटोप्लाज्म और तीसरा न्यूक्लियस। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बाउंड्री के बारे में। और बाउंड्री में पहले हम पढ़ेंगे सेल वॉल, फिर हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म और फिर उसके बाद में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी यहाँ पर हेडिंग होगी वो होगी बाउंड्री। सबसे पहली जो हमारी यहाँ पर हेडिंग होगी वो क्या होगी? बाउंड्री। और बाउंड्री के अंदर भी जो हमारी पहली जो लेयर है वो है सेल वॉल। अभी हम इनके बारे में एक दो बातें ही डिस्कस करेंगे, फिर हम कुछ अगले जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें डिस्कस करेंगे कि थोड़ी थोड़ी की क्या है, ऊपर ऊपर से हम इनको देखेंगे अभी। ठीक है, देखो जो सेल वॉल है वो सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। कुछ यूकैरियोटिक सेल्स हैं जिनके अंदर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। जिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर इनकी रिक्वायरमेंट है उनके अंदर क्या होगी? प्रेजेंट होगी। और जिनके अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है उनके अंदर क्या होगी? एब्सेंट होगी। तो ये सबसे पहले इसके अंदर हम लिखेंगे प्रेजेंट इन सम यूकैरियोटिक सेल। और सम के अंदर जो आती है वो आते हैं हमारे ऑल प्लांट्स, ऑल फंगस और कुछ इसके अंदर आते हैं सम प्रोटिस्ट। देखो जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं, जितने भी हमारी फंजाई होती हैं और कुछ प्रोटिस्ट के अंदर ये क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगली जो हम यहाँ पर बात करेंगे वो करेंगे हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन। देखो
सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये एक ऐसी लेयर है जो सभी यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो प्रेजेंट इन ऑल यूकेरियोटिक सेल, यूकेरियोटिक सेल्स, सभी यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। और ये क्या करती है? डिलिमिटिंग, डिलिमिटिंग बाउंड्री, बाउंड्री ऑफ सेल which separate internal living environment from external non living environment। देखो ये क्या करती है? सेल की बाउंड्री की लिमिट को फिक्स करती है और लिविंग जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, जो इंटरनल लिविंग एनवायरनमेंट है, उसको बाहर के नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से क्या करती है? सेपरेट करती है, अलग करती है। ठीक है, देखो सेल मेम्ब्रेन सभी यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। कोई भी यूकेरियोटिक सेल ऐसी नहीं है जिसके अंदर यूकेरियोटिक जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट हो। तो सभी यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होगी? प्रेजेंट होगी। और ये क्या करती है? इंटरनल लिविंग एनवायरनमेंट को नो एक्सटर्नल नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से क्या करती है? सेपरेट करती है, अलग करती है। ठीक है, अब इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। अब देखो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म देखो साइटोप्लाज्म क्या है? एक फ्लूइड लाइक मटेरियल है, फ्लूइड लाइक मटेरियल present between nucleus and cell membrane। ये क्या है? फ्लूइड लाइक मटेरियल है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, वो रिएक्शन जिनकी वजह से हम लिविंग फॉर्म में बने हुए हैं, वो सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी कहाँ पर चलती है? हमारी साइटोप्लाज्म के अंदर। तो सो मैनी, बहुत सारी, सो मैनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक प्लेस inside the cytoplasm to keep cell in living state। देखो सेल को लिविंग स्टेट में बनाए रखने के लिए बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहां पर टेक प्लेस करती हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, देखो जो हमारी सेल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, वो सारी एक्टिविटीज भी कहां पर चलती है? हमारी साइटोप्लाज्म के अंदर। इसीलिए हम साइटोप्लाज्म को कहते हैं मेन एरिना फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। हमारी सेल के अंदर जो एक्टिविटीज चलती हैं वो भी कहां पर होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर। इसीलिए हम क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म को? क्या है? मेन एरिना है सेलुलर एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, और देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमारी यूकेरियोटिक सेल है उसके अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। वो भी सेल ऑर्गेनेल्स कहां पर प्रेजेंट होती है? हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो मैनी स्मॉल cell organelles are present in cytoplasm। ठीक है,
तो बहुत सारी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जो छोटी छोटी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, वो भी कहाँ पर प्रेजेंट होती है हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। अब इसमें देखो क्या होती है, ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम और माइक्रोबॉडीज, माइक्रोबॉडीज ETC। तो ये बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो हमारी कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं। देखो साइटोप्लाज्म क्या है, एक फ्लूइड लाइक मटेरियल है जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है जिनकी वजह से जो हमारी सेल है वो लिविंग फॉर्म में बनी होती है। और जो हमारी सेल के अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं वो भी हमारी कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर। इसीलिए हम मेन एरिना कहते हैं फॉर सेलुलर एक्टिविटीज, कि जो सेलुलर एक्टिविटीज हैं उनका जो मेन एरिना है वो क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और बहुत सारी जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो भी हमारी कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, हमारी सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होते हैं, जितने भी फंक्शन होते हैं, उन सभी को कंट्रोल करने का काम करता है न्यूक्लियस। इसलिए हम न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, कंट्रोलर ऑफ सेल, कंट्रोलर ऑफ सेल, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम प्रेजेंट। और इस क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल मेनली प्रेजेंट होता है डीएनए की फॉर्म में, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन क्रोमोसोम। अब हम जो अगली वीडियो में बात करेंगे इन सभी के बारे में डिटेल से हम सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस को हम सेल का कंट्रोलर कहते हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। और इस क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है, देखो वो मटेरियल जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल मेनली प्रेजेंट होता है डीएनए की फॉर्म में। अब जो हमारी अगली वीडियो है उसके अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे, पहले सेल वॉल के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में, फिर साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में, फिर हम इसके अंदर क्रोमोसोम देखेंगे और इसके अंदर कंप्लीट स्टडी करेंगे, ठीक है।